कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ प्यारे बच्चों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं हो सकता, मनुष्य की हिम्मत से बड़ा नहीं हो सकता। इंसान तभी हारता है जब वो कोशिश नहीं करता, वो अपने आप से हार जाता है। आपकी परीक्षाएं तो एक छोटा सा लक्ष्य है। आप अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको लगातार कोशिश करनी है, कभी हिम्मत नहीं हारना। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसी शुभ विचार के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हम अच्छे से हल कर पाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे से जानते हैं इस साल के लिए हमारा पाठ्यक्रम और साथ में हमारा परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। इससे संबंधित आप सीबीएसई पैटर्न का एक सैंपल पेपर भी हल कर चुके हैं। हिंदी व्याकरण कुल हमारी 16 नंबर के लिए आने वाली है, जिसमें आपको कुल 20 प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्न आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे। यानी हर प्रश्न के आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। 4 विकल्प में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम व्याकरण के बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि इस बार परीक्षा का जो प्रारूप है वो इसी प्रकार से आने वाला है। आइए शुरू करते हैं व्यावहारिक व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी जानते हैं व्याकरण में कुल हमारे 4 प्रकरण हैं, जो कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रस, पद परिचय और वाच्य परिवर्तन से संबंधित हैं। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। आप जानते हैं परीक्षा में भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 में से आपको 4 प्रश्न हल करने हैं। आइए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद से संबंधित है। जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, सरल वाक्य में बदलिए। इस वाक्य को आपको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। 4 विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। जिनके पास कम आय है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, क्योंकि उनकी कम आय है इसलिए उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। उनकी आय कम है इसलिए उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है और एक ही क्रियापद बंध होता है। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है? कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। आइए बाकी विकल्प को देख लेते हैं, वो सरल वाक्य क्यों नहीं है। जिनके पास कम आय है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, ये हमारा मिश्र वाक्य है। क्योंकि उनकी कम आय है इसलिए उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, ये भी हमारा मिश्र वाक्य है। उनकी आय कम है इसलिए उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। इसलिए की सहायता से हमने इनको जोड़ा है। इसीलिए सबसे सही विकल्प कौन सा है? कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। इसी तरीके से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक आपको प्रश्न दिया जाएगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे, चारों में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जब विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ तब सब घर चले गए, संयुक्त वाक्य में बदलिए। इस वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। 4 विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। जैसे ही विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ लोग घर चले गए। विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ और लोग घर चले गए। विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग घर चले गए, इनमें से कोई नहीं। आपको संयुक्त वाक्य बनाना है। अगर हम पहले विकल्प की बात करते हैं तो जैसे ही विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ लोग घर चले गए, ये हमारा क्या है? मिश्र वाक्य है। विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ और लोग घर चले गए, ये हमारा संयुक्त वाक्य है, जो कि सही उत्तर है, क्योंकि 2 हमारे प्रधान उपवाक्य हैं और दोनों को और की सहायता से हमने जोड़ दिया है। विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग घर चले गए, ये हमारा सरल वाक्य है, क्योंकि दोनों ही उपवाक्यों की बातों को हमने एक वाक्य में बना दिया है। इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प हमारा सही नहीं है। इसलिए हमारा सही विकल्प है विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ और लोग घर चले गए, ये हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं जानता हूं कि वह ये कार्य नहीं कर सकेगा, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। आप सभी जानते हैं उपवाक्य हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। सर्वनाम उपवाक्य तो हमारा होता ही नहीं है, इसलिए ख विकल्प वैसे ही गलत हो जाता है। मैं जानता हूं कि वह ये कार्य नहीं कर सकेगा। मैं जानता हूं, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। की सहायता से हमने इसे जोड़ा है और जो प्रधान उपवाक्य है उसकी बात को दूसरे वाक्य में बताया गया है। यानी ये हमारा क्या है? संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में ज्यादातर जो हमारे आश्रित उपवाक्य होते हैं वो की सहायता से जुड़े होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अवकाश पर रहने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो, मिश्र वाक्य में बदलिए। यानी इस वाक्य को हमें मिश्र वाक्य बनाना है। आइए विकल्प देख लेते हैं। अवकाश पर रहो और एक प्रार्थना पत्र लिखो, तो ये तो हमारा संयुक्त वाक्य है। साथ साथ ही हम इनकी पहचान कर लेते हैं। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें अवकाश के लिए प्रार्थना हो। अवकाश पर रहना है इसलिए एक प्रार्थना पत्र लिखो।
इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा सही है, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें अवकाश के लिए प्रार्थना हो। ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। और तीसरे विकल्प की बात करें, अवकाश पर रहना है, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है, इसलिए हमारा समुच्चय बोधक शब्द है, एक प्रार्थना पत्र लिखो। ये हमारा क्या है, दूसरा प्रधान उपवाक्य है। तो पहला विकल्प और तीसरा विकल्प दोनों ही संयुक्त वाक्य हैं। यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा सही है जो कि मिश्र वाक्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चुनाव में कौन जीता यह सूचना सबको दे दी गई है। प्रधान उपवाक्य छाटिए। 4 विकल्प हैं। चुनाव में कौन जीता यह सूचना, तो ये तो हमारा पूरी तरह से उपवाक्य भी नहीं है। सबको दे दी गई है, ये भी पूर्ण उपवाक्य नहीं है। सूचना सबको दे दी गई है, यानी कि ख और ग विकल्प तो वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि अगर हम पूरे वाक्य की बात करें तो चुनाव में कौन जीता ये एक हमारा उपवाक्य है, यह सूचना सबको दे दी गई है ये हमारा दूसरा उपवाक्य है। और हमें प्रधान उपवाक्य की पहचान करनी है। चुनाव में कौन जीता यह सूचना सबको दे दी गई है, सूचना सबको दे दी गई है, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। चुनाव में कौन जीता, तो क्या सूचना दी गई है, चुनाव में कौन जीता, ये हमारा क्या है, आश्रित उपवाक्य। तो इन सभी में से सही विकल्प कौन सा है, सूचना सबको दे दी गई है। वैसे तो यह सूचना सबको दे दी गई है पूरा उपवाक्य है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें विकल्प में दिया गया है सूचना सबको दे दी गई है। तो सही उत्तर क्या होगा, सूचना सबको दे दी गई है। चुनाव में कौन जीता, ये हमारा क्या है, आश्रित उपवाक्य है। दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प दिए गए उपवाक्य अधूरे हैं। कौन जीता यह सूचना, ये अधूरा उपवाक्य है। सबको दे दी गई, ये भी हमारा अधूरा उपवाक्य है। तो ख और ग हमारा गलत ऑप्शन है। सही विकल्प है हमारा सूचना सबको दे दी गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं, 5 में से आपको 4 प्रश्न सही करने हैं। ये हमारा वाच्य परिवर्तन से संबंधित है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। मैं ये पुस्तक नहीं पढ़ सकूंगा, कर्म वाच्य में बदलिए। तो ये हमारा कर्तृवाच्य है, मैं ये पुस्तक नहीं पढ़ सकूंगा, कर्म वाच्य में बदलना है। विकल्प देख लेते हैं। मैंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी, तो ये तो हमारा गलत है। साथ साथ हम विकल्प को देखते हुए चलते हैं, क्योंकि जो हमारा कर्ता है उसके साथ क्या लगना चाहिए, से और के द्वारा। दूसरा विकल्प है मेरे द्वारा या मुझसे ये पुस्तक नहीं पढ़ी जा सकेगी। ये हमें सही लग रहा है, लेकिन बाकी विकल्प हम देख लेते हैं। मेरे द्वारा, मुझसे ये पुस्तक नहीं पढ़ी गई, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा और तीसरा विकल्प हमें सही लग रहा है। आइए हम देखते हैं कि सबसे सही विकल्प कौन सा है। मैं की जगह हम मेरे द्वारा या मुझसे लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। यह पुस्तक नहीं पढ़ सकूंगा, नहीं पढ़ी जा सकेगी। जैसी हमारी क्रिया होती है पढ़ सकूंगा, तो वैसा ही हमने परिवर्तन किया है, पढ़ी जा सकेगी। अगर दूसरे विकल्प को हम देखते हैं, मेरे द्वारा मुझसे ये पुस्तक नहीं पढ़ी गई, तो ये हमारा क्रिया का परिवर्तन यहाँ पर सही नहीं है, इसीलिए हमारा ख विकल्प सही है, ग विकल्प हमारा गलत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा 2 विकल्प हमें लगभग सही लग रहे थे, लेकिन आपने अच्छे से देखना है और सही तरीके से पहचान करनी है। कर्ता के साथ से और के द्वारा तो लगता ही है, साथ में क्रिया का परिवर्तन भी सही तरीके से किया जाना जरूरी है। इनमें से कोई नहीं, ये तो विकल्प नहीं है। तो यानी सही उत्तर क्या रहेगा, कर्मवाच्य में परिवर्तन के बाद मेरे द्वारा या मुझसे, दोनों में से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। यह पुस्तक नहीं पढ़ी जा सकेगी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुझसे बाजार नहीं जाया गया, कर्तृवाच्य में बदलिए। कर्ता के साथ से लगा है, क्रिया में यथासंभव परिवर्तन है और हमें कर्तृवाच्य में बदलना है। तो कर्ता के साथ से या के द्वारा हम हटा देंगे और क्रिया का परिवर्तन भी हम पहले के अनुसार कर देंगे। आइए करके देखते हैं। पहले विकल्प देख लेते हैं। मेरे द्वारा बाजार नहीं जाया जाएगा, तो द्वारा तो हम लगा ही नहीं सकते कर्ता के साथ, ये विकल्प तो हमारा गलत है। मैं बाजार नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। तीसरा विकल्प देख लेते हैं। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, जा रही हूं। मैं बाजार नहीं गया और गई। तो तीनों में क्रिया का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो क्रिया दी गई है उसको ध्यान से देखिए, नहीं जाया गया। हमें यहाँ काल परिवर्तन नहीं करना, इसीलिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ ये बिल्कुल ही गलत है। नहीं जाऊंगा, जाऊंगी ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा क्रिया के अनुसार सही परिवर्तन क्या होगा, मैं बाजार नहीं गया या गई, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निर्धारित नहीं है, स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हम दोनों ही लगा सकते हैं। मैं बाजार नहीं गया ये भी सही है और मैं बाजार नहीं गई ये भी सही है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की स्पष्टता नहीं होने के कारण दोनों ही ऑप्शन हमारे सही रहेंगे। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं जिसमें दोनों ही विकल्प हमारे दिए जा सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अर्थ में। तो इस तरह के उदाहरण के लिए भी हमें तैयार रहना है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निष्ठावान लोग निष्ठापूर्वक काम किया करते हैं, ये किस प्रकार का वाच्य है? अगर हम अपने वाक्य को देखते हैं और विकल्प को नहीं भी देखते हैं, निष्ठावान लोग ये हमारा कर्ता है, निष्ठापूर्वक काम किया करते हैं, यानी यहाँ पर कर्ता के साथ से और के द्वारा नहीं लगा है, क्रिया में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, तो ये हमारा वाक्य कैसा होना चाहिए? कर्तृवाच्य। कौन सा विकल्प सही है? कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य नहीं है, भाववाच्य भी नहीं है और इनमें से कोई भी नहीं, ये विकल्प भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, उमेश हंसा, भाववाच्य में बदलिए। आइए भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं। उमेश हंसा, कर्ता के साथ से और के द्वारा लगेगा, यानी उमेश से हंसा गया। चलिए विकल्प भी देख लेते हैं। उमेश हंस नहीं सका, ये तो बिल्कुल ही गलत है, नकारात्मक वाक्य बना दिया गया है, ना ही से लगा है कर्ता के साथ। उमेश से हंसा गया, ये सही लग रहा है। आइए आगे विकल्प देख लेते हैं। उमेश से नहीं हंसा गया, तो यहाँ पर नकारात्मक बना दिया गया है जो कि गलत है। उमेश से हंसा जाता है, जाता है इस तरह की क्रिया तो हमारी नहीं है, तो उमेश हंसा यानी उमेश से हंसा गया। क्रिया का परिवर्तन भी देखना है, काल भी हमें उसी काल में रखना है और साथ में कर्ता के साथ से या के द्वारा भी लगाना है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? ख, उमेश से हंसा गया। इसी तरीके से प्यारे विद्यार्थियों, आपने परीक्षा में भी ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से या जल्दी जल्दी में प्रश्न पढ़ने की वजह से हम इसमें गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 या 3 विकल्प हमारे बिल्कुल पास होते हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य वाला वाक्य छांट कर लिखिए। यानी जो वाक्य हमें दिए गए हैं उनमें से सिर्फ हमें कर्मवाच्य वाला छांटना है, उसकी पहचान करनी है। आज मैच खेला जाएगा, इसकी क्रिया पे हमें ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर कर्ता नहीं है। आज मैच खेला जाएगा। आइए बाकी विकल्प भी देख लेते हैं। मनीषा गाना गा रही है, तो ये तो कर्तृवाच्य है, हमने इसकी पहचान कर ली है। माँ खाना पका रही है, ये भी हमारा कर्तृवाच्य है। बच्चा रोया, ये भी हमारा क्या है? कर्तृवाच्य है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला विकल्प हमारा क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। आज मैच खेला जाएगा, यहाँ पर कर्ता नहीं है। हम थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं, लेकिन वाक्य को ध्यान से पढ़ने पर हम पता लगा सकते हैं क्रिया में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया है। आज मैच खेला जाएगा, तो ये हमारा क्या है? कर्मवाच्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जो कि पद परिचय से संबंधित है। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 के आपने सही उत्तर देने हैं। पहला हमारा भाग है, मधुरिमा दिल्ली जा रही है। आप सभी जानते हैं पद परिचय हम कैसे देते हैं। मधुरिमा के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी मधुरिमा पद का हमें पद परिचय देना है। 4 विकल्प हमारे पास पहले से ही हैं। अगर हम बिना विकल्प देखे अपना पद परिचय देना चाहें तो मधुरिमा यहाँ पर क्या है? किसी का नाम है, और नाम को हम क्या कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली जा रही है, तो यानी कि किसकी बात की जा रही है? स्त्री की बात की जा रही है, तो स्त्रीलिंग है। और एक वचन की बात की जा रही है, एक ही मधुरिमा है, और साथ में क्या है? कर्ता कारक है। जा रही क्रिया का क्या है? कर्ता है। ये हमने खुद से ही पद परिचय दे दिया है। आइए विकल्प को देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति का नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला विकल्प तो हमारा वैसे ही गलत हो जाता है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ये विकल्प सही हो सकता है। आइए पूरा पद परिचय पढ़ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, यानी ये बिल्कुल सही लग रहा है। फिर भी आगे देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, पुल्लिंग यहाँ पर गलत है क्योंकि स्त्रीलिंग है, स्त्री का नाम है, तो यहाँ पर पुल्लिंग गलत है। क्रिया भी हमारी बता रही है जा रही है, तो ये हमारा क्या है? विकल्प गलत है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है ही नहीं, तो हमारा चौथा विकल्प भी क्या है? गलत है। सही विकल्प होगा ख भाग, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राघव मुझे यही मिला था, मिला के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी मिला पद का हमें पद परिचय देना है। आइए विकल्प देखते हैं। क्रिया, अकर्मक, पूर्ण भूतकाल, पुल्लिंग एक वचन, कर्तृवाच्य। क्या पहला विकल्प सही हो सकता है? आइए जांच करते हैं। मिला यानी मिलना हमारी क्रिया है, बिल्कुल सही है। अकर्मक क्रिया, ये भी सही है। राघव मुझे यही मिला था, मिलना हमारी अकर्मक क्रिया है। पूर्ण भूतकाल, अगर पूरे वाक्य को हम देखते हैं, काल की बात करते हैं, राघव मुझे यही मिला था, तो ये हमारा क्या है? पूर्ण भूतकाल है, क्रिया पूरी हो चुकी है। पुल्लिंग एक वचन, राघव मुझे यही मिला था, तो कर्ता से हम पता लगा सकते हैं पुल्लिंग है या फिर हमारा स्त्रीलिंग है। राघव यहाँ पर पुल्लिंग है, तो मिला जो क्रिया है वो भी क्या होगी? पुल्लिंग।
एक वचन यानी एक व्यक्ति की बात की जा रही है। कर्तृवाच्य यानी कि ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा वाक्य कर्तृवाच्य है। तो पहला विकल्प हमें सही लग रहा है, फिर भी हम बाकी विकल्प जरूर पढ़ेंगे। क्रिया सकर्मक, सकर्मक नहीं है, जो कि हमारा विकल्प गलत हो जाता है। आइए बाकी विकल्प भी देख लेते हैं। क्रिया अकर्मक क्रिया यानी अकर्मक सही है। वर्तमान काल ये गलत है, भूतकाल है। क्रिया अकर्मक क्रिया पूर्ण भूतकाल पुल्लिंग एक वचन भाववाच्य, तो यहाँ पर भाववाच्य नहीं है, हमारा कर्तृवाच्य है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों सभी विकल्प को ध्यान से पढ़ना है और फिर सही तरीके से पहचान करनी है कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। छोटी छोटी बातों की वजह से हम जरूर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। 10वीं के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी 10वीं का हमें पद परिचय देना है। आइए विकल्प देखते हैं। विशेषण, संख्यावाचक, आवर्ती सूचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कक्षा विशेष्य। आइए पहले विकल्प की जांच कर लेते हैं। विशेषण बिल्कुल सही है। संख्यावाचक विशेषण ये भी बिल्कुल सही है। आवर्ती सूचक, आवर्ती क्या होता है, बार बार आवर्ती करना, बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना। लेकिन यहाँ पर तो क्रम सूचक है, पहला, दूसरा, 10वां, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्रम को दिखाते हैं, क्रम सूचक है। तो यानी आवर्ती सूचक हमारा क्या है, गलत, इसलिए पहला विकल्प गलत हो जाता है। आइए दूसरे विकल्प की ओर बढ़ते हैं। विशेषण परिमाणवाचक, परिमाणवाचक नहीं है, ये विकल्प भी हमारा यहीं पर गलत हो जाता है। तीसरे विकल्प की ओर बढ़ते हैं। विशेषण संख्यावाचक क्रम सूचक, 3 हमारी बातें सही हैं। स्त्रीलिंग एक वचन कक्षा विशेष्य, आइए इनकी भी जांच कर लेते हैं। स्त्रीलिंग बिल्कुल सही है क्योंकि कक्षा की विशेषता बता रहा है और कक्षा हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो विशेषण जो हमारा होता है वो जिसकी विशेषता बताता है उसी का लिंग हमारा विशेषण का भी लिंग निर्धारण करता है। तो कक्षा हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। 10वीं भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। एक वचन, एक कक्षा की बात की जा रही है, एक वचन भी सही है। और कक्षा विशेष्य यानी कक्षा की विशेषता बता रहा है, कौन सा शब्द बता रहा है, 10वीं, जिसका हम पद परिचय दे रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा विकल्प हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चौथे विकल्प को भी देख लेते हैं। विशेषण सही है, निश्चयवाचक ये हमारा गलत हो जाता है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है, तीसरा विकल्प सही है। इसीलिए सभी पदों के पद परिचय को ध्यान से समझना और ध्यान से विकल्प को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि सही विकल्प का हम चुनाव कर सकें। अगला हमारा प्रश्न है, हम पेड़ के नीचे बैठे हैं। के नीचे हमने रेखांकित किया है, यानी इसी का हमें पद परिचय देना है। आइए विकल्प भी देख लेते हैं। अव्यय, संबंध बोधक, पेड़ से संबंध। जांच कर लेते हैं, क्या ये अव्यय है, बिल्कुल सही है। के नीचे ये हमारा क्या है, अव्यय है। संबंध बोधक बिल्कुल संबंध को दिखा रहा है, किसके साथ संबंध दिखा रहा है, पेड़ के साथ। पेड़ से संबंध, तो ये हमारा सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम बाकी के विकल्प जरूर देखेंगे। अव्यय सही है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक नहीं है, यहीं पर हमारा ये विकल्प क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अव्यय योजक, योजक भी नहीं है, यहाँ पर ये विकल्प फिर से गलत हो जाता है। अव्यय क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण भी नहीं है, इसीलिए सबसे सही विकल्प क्या है, क, यानी अव्यय संबंध बोधक, पेड़ से संबंध। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम किसे देख रहे हो, किसे का हमें पद परिचय देना है। विकल्प देखते हैं। सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। जांच करते हैं, क्या ये सर्वनाम है, बिल्कुल सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किसी की सहायता से प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं दिया है। अगला विकल्प देखते हैं। सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक। अगला विकल्प देखते हैं। सर्वनाम पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक। और सबसे अंतिम विकल्प है सर्वनाम प्रश्नवाचक, बिल्कुल सही है। एक वचन, तुम किसे देख रहे हो, एक व्यक्ति की बात की जा रही है, एक व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। कर्म कारक, ये कर्ता कारक नहीं है, हमारा क्या होगा, कर्म कारक होगा। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है, घ भाग, यानी सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, एक वचन है और कर्म कारक है। ये आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 के आपने सही उत्तर देने हैं। कुल हमारा 4 अंक के लिए प्रश्न रहेगा, जो कि रस से संबंधित है। पहला हमारा प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम तुक्का नहीं लगा सकते हैं। बाई चांस आपका तुक्का सही भी हो सकता है, लेकिन जब हमने रस को पढ़ा था तो हमने देखा था स्थायी भाव कितने होते हैं, विभाव कितने होते हैं, अनुभाव कितने होते हैं और संचारी भाव कितने होते हैं। स्थायी भाव कुल हमारे 9 होते हैं, विभाव हमारे कुल 2 होते हैं, अनुभाव हमारे 8 होते हैं और संचारी भाव हमारे कितने होते हैं, 33। तो पहला विकल्प 10 गलत है।
दूसरा विकल्प 11 भी गलत है और चौथा विकल्प 9 भी गलत है। कौन सा सही है? 33, यानी 33 हमारे क्या होते हैं? संचारी भाव। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? स्थायी भाव आपको अच्छे से आने चाहिए। उत्साह हमारा किस रस का स्थायी भाव है? तो आप सभी जानते हैं रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। तो सही उत्तर क्या है? वीर रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल प्रेम। माता पिता या बड़े व्यक्ति का बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है उसको हम वत्सल प्रेम कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास या हंसी। इसीलिए स्थायी भाव से हमेशा 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आपको सभी रसों के स्थायी भाव जरूर याद होने चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रस पहचानिए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है और आप समझ भी गए होंगे, पूरा पढ़े बिना ही आप समझ गए होंगे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा मिली मोही मेरो मुख लपटायो। हास्य रस है, विभत्स रस है, करुण रस है या वात्सल्य रस है? आप सभी जानते हैं यहाँ पर मैया यशोदा और बाल श्री कृष्ण के बीच में जो वात्सल्य प्रेम है उसको दिखाया गया है और इसी कारण से यहाँ पर कौन सा रस है? वात्सल्य रस है, यानी कि घ भाग हमारा सही है। जिसके मन में भाव जागृत होते हैं उसे कहते हैं आलंबन, आश्रय, उद्दीपन या अनुभाव। आप सभी जानते हैं जिसके मन में भाव जागृत होते हैं उसे हम आश्रय कहते हैं। आश्रय के मन में भाव जागृत होते हैं तो सही विकल्प है ख भाग यानी आश्रय। अगला हमारा प्रश्न है विस्मय स्थायी भाव से कौन सा रस व्यक्त या जागृत होता है? ये साधारण सा प्रश्न है, बस भाषा को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया है। सीधे तरीके से अगर पूछा जाए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है? तो किस रस का होता है विस्मय स्थायी भाव? अद्भुत। जहाँ पर अद्भुत रस होता है तो विस्मय के भाव, आश्चर्य के भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो सही विकल्प क्या है? घ भाग यानी अद्भुत रस। थोड़ी सी भाषा परिवर्तित कर दी गई है, इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि भाषा के परिवर्तन से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें सही तरीके से अगर प्रश्न को समझ लिया है तो उसका उत्तर हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर विस्मय स्थायी भाव से कौन सा रस व्यक्त या जागृत होता है? बस थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया है। ये वही बात है कि यहाँ पर विस्मय जो स्थायी भाव है वो किस रस का होता है? अद्भुत रस का होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने उसी प्रारूप के अनुसार प्रश्नों को डिस्कस किया है जैसा कि हमारी परीक्षा में आने वाले हैं, जैसा कि हमारा पैटर्न बदला गया है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ में कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण व्याकरण के प्रश्नों के अभ्यास के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा के लिए अभ्यास कार्य करते रहिए।